गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक दो नंबर आपको दे भी जाएगा ये एग्ज़ाम में। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं प्रीएम्बल को दोस्तों। तो जो प्रीएम्बल है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास है, अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, तो जब हम पहला पेज ऑन करते हैं दोस्तों, तो उस पर हमें जब पहला पेज हम ओपन करते हैं दोस्तों, तो पहले पेज पे हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है प्रीएम्बल दोस्तों। तो जो ये प्रीएम्बल है, ये दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमें क्या बताता है? ये बेसिकली हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ द प्रीएम्बल इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स अस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो जब भी हम कभी बाज़ार में कोई किताब ख़रीदते हैं, तो जब हम उस किताब को ओपन करते हैं तो पहले पेज पर हमें इंडेक्स दिखता है या प्रीफेस दिखता है। हम उस इंडेक्स को पढ़ते हुए हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि किताब की समरी क्या है। वैसे ही ठीक उसी तरह से जो प्रीएम्बल है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या हमें एसेंस, व्याख्या और उसका सारांश बता देता है कि किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर आप बोर्ड पे देखो तो पहली लाइन मैंने लिखी है, प्रीएम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये लाइन बोलनी नहीं है। प्रीएम्बल क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है हमारे संविधान का। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये क्या है कि ये हमें संविधान की समरी, इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अगर आप फोकस रखो, एग्ज़ाम में पूछेंगे नेम द फर्स्ट कंट्री टू बिगेन विद प्रीएम्बल। ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसने अपना संविधान प्रीएम्बल से शुरू किया है दोस्तों। तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से शुरू किया है दोस्तों। तो हमने भी ये प्रीएम्बल है, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो याद रखना दोस्तों, हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल बोरो किया है। नेक्स्ट जो है आपका कि ये किस पर बेस्ड है? तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक, तो हमने वहाँ पर देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में मूव किया, और असेंबली ने इसको पास कब किया था? 22 जनवरी 1947। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको असेंबली में लाया कब था? तो 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई भी घर बनाते हैं तो हमें ये होता है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे दोस्तों, तो हमें लग रहा था कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चीज़ें, जैसे इक्वलिटी की बात करी, लिबर्टी की बात करी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, आपका सोवरेन रिपब्लिक की बात कही, डेमोक्रेसी की बात करी। तो ये सारी चीज़ें पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई और उसको असेंबली में मूव किया। और असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब पास किया? 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये जो आपका प्रीएम्बल है, सॉरी दोस्तों, ये किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपके N.A. पलखीवाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे दोस्तों। तो ये जो N.A. पलखीवाला साहब हैं, इन्होंने प्रीएम्बल को क्या कहा? इन्होंने प्रीएम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इन्होंने N.A. पलखीवाला ने क्या कहा प्रीएम्बल के बारे में? इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आपको नेक्स्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का पता होना चाहिए, जैसे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और K.M. मुंशी साहब। ये दोनों इंसान दोस्तों, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। ये हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा। तो ये अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और K.M. मुंशी ने भी प्रीएम्बल के बारे में कुछ एक बातें कही हैं, वो मैंने यहाँ लिखी है कि क्या कहा है अलादी कृष्णा स्वामी जी ने। उन्होंने कहा
है द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस, कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या एक्सप्रेस करता है, व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड सो लॉन्ग, जो हमने सोचा है और जिसका हमने सपना लिया था बहुत सालों पहले जब हम लोग ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी कि अब हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल बताता है। ये कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। के मुंशी एक और आपकी पर्सनैलिटी हैं जो मेंबर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या बोला, जो प्रियम्बल है वो एक हॉरोस्कोप है, प्रियम्बल इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो दोस्तों आपको याद रखना है अलादी कृष्णा स्वामी ने क्या कहा, के मुंशी ने क्या कहा और एन पलखीवाला जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है उन्होंने क्या कहा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि 3 वर्ड्स, These 3 words are very 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 important for your exams। वो कौन कौन से वर्ड हैं, सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी। दोस्तों ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में पहले प्रेजेंट नहीं थे, हमने प्रियम्बल को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया प्रियम्बल में। वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर 1976 में हमने 3 वर्ड प्रियम्बल में जोड़े। दोस्तों वो 3 वर्ड कौन से हैं, सोशलिस्टिक एक वर्ड है, नेक्स्ट दोस्तों सेकुलर है, तीसरा इंटीग्रिटी है। ये 3 वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में प्रेजेंट नहीं थे, हमने अमेंडमेंट कर 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके ये तीनों वर्ड जोड़े हैं। दोस्तों आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो पावर मिली है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी का, तो पावर कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पीपल ऑफ इंडिया से इसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी मिलती है। दोस्तों अगर हम प्रियम्बल की पहली लाइन देखें तो उस पर लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल, तो पहली 3 लाइनें वी द पीपल से ही शुरू हैं। यूएसए के प्रियम्बल में भी वी द पीपल से ही शुरू है, हमारे प्रियम्बल की लाइनें भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू है। तो हमें जो सोर्स, जो अथॉरिटी, जो पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लोगों से मिलती है। दोस्तों प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। प्रियम्बल क्या है दोस्तों, तो प्रियम्बल की लाइनिंग कुछ इस तरह से है जैसे मुझे याद है, दोस्तों आपको भी याद होनी चाहिए। क्या कहता है प्रियम्बल, प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialistic, secular, republic, democratic and to ensure its citizen, that is justice, equality, liberty, fraternity, we hereby do enact 26 November 1949 as the constituent day of the country। दोस्तों ये जो प्रियम्बल है ये इस तरह से पढ़ा जाता है। दोस्तों आपको भी याद रखना है, कीवर्ड्स आपने उसमें ढूंढने हैं और वही कीवर्ड्स एग्जाम में पूछते हैं। तो हमने देखा कि जो सोर्स है, अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को, वी द पीपल, लोगों से द्वारा पावर मिलती है इसको। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये भी मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, तो इंडिया इज ए सोवरेन है, सोशलिस्टिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक पॉलिटी है। दोस्तों याद रखना है नेचर क्या है, मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या सिद्धांत रहे होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या सिद्धांत हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे जस्टिस की बात करता है हमारा संविधान, इक्वलिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। दोस्तों तो ये मैच द फॉलोइंग में आपको पकड़ने हैं। दोस्तों इसको अच्छी तरह से आप नोट्स बनाओ, इसको अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट लो, आप वेरियस बुक्स रेफर करो, पर इसको छोड़ना नहीं है, इसको याद करके जाना है। दोस्तों ये आपको 2 नंबर आराम से दे जाएगा। नेक्स्ट है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डेट जो अडॉप्ट की है वो आपके प्रियम्बल में प्रेजेंट है। दोस्तों जब भी आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो लास्ट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन की डेट लिखी है। दोस्तों तो हमने अपना संविधान कब अडॉप्ट किया है दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। दोस्तों 26 नवंबर 1949। हालांकि जब हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आप लोगों ने जो मेरे से पढ़ा है उसमें मैंने बताया था उस समय भी कि अडॉप्ट कब किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों तो प्रियम्बल जब आप पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा है सोवरेन। दोस्तों सोवरेन लिखा हुआ है, सोवरेन जब हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। दोस्तों जब हम बोलते हैं भारत एक सोवरेन कंट्री है, तो सोवरेन का मतलब क्या है दोस्तों, तो सोवरेन का मतलब है, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, अगर आप फोकस करोगे तो मैंने लिखा हुआ है इंडिया इज़ नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन। इंडिया जो भारत जो हमारा देश है वो ना ही किसी पर डिपेंड है, ना ही किसी का गुलाम है, और इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल जो भी उसके फैसले हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी भी देश का उस पर दबाव नहीं रहेगा। दोस्तों तो इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। नेक्स्ट है सोशलिस्टिक, तो इंडिया इज़ अ सोशलिस्टिक कंट्री। ये जो सोशलिस्टिक वर्ड है दोस्तों ये ओरिजिनल
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में प्रेजेंट नहीं था, इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कर हमने बाद में जोड़ा है प्रियम्बल में सोशलिस्टिक वर्ड, दोस्तों याद रखना है। और जो इंडिया है वो कौन सा ब्रांड सोशलिज्म का फॉलो करता है दोस्तों, तो हम लोग जो इंडियन लोग हैं वो किसको फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, दैट मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी को दोस्तों। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म प्राइवेट जो जितनी भी अथॉरिटी है उसको डिस्कार्ड करने की बात करता है, बट जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये गवर्नमेंट अथॉरिटी और जो प्राइवेट अथॉरिटी है ये दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलने की बात करता है। दैट मीन्स हमारी जो इकॉनमी क्या है वो मिक्स्ड इकॉनमी है दोस्तों। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भी बात की जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात की जाती है दोस्तों। तो याद रखना है इंडिया कौन से सोशलिज्म के ब्रांड को फॉलो करता है दोस्तों, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों सेक्युलर। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री दोस्तों। ये जो सेक्युलर वर्ड है ये भी ओरिजिनल प्रियम्बल में प्रेजेंट नहीं था, ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कर जोड़ा है दोस्तों। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने 1976 में हम लोग सेक्युलर हुए, हम उससे भी पहले सेक्युलर थे, हमारे रगों रगों में हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं दोस्तों। तो इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री दोस्तों। आपको पता है सेक्युलर का मतलब क्या होता है। इंडिया कौन सा कंसेप्ट सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, तो इंडिया फॉलोज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दोस्तों। याद रखना है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट किसी भी धर्म को स्पेशल प्रोविजंस नहीं देगी, सब धर्म उसके लिए बराबर होंगे और उसको इक्वली ही वो सपोर्ट करेगी दोस्तों। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्तों। डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो दोस्तों आपको पता है ये जो सुप्रीम पावर जो मिलती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, ये लोगों के द्वारा लोगों से मिलती है और लोगों के लिए ही डेमोक्रेसी होती है दोस्तों। अगर लोगों की बात नहीं की जाएगी जिस देश में, वहाँ पर किस तरह वहाँ पर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर हम लोगों की सुनवाई की जाती है। डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी कंट्रीज़ में पॉसिबल है जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ 4 डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड दोस्तों। ये जो 4 डिवाइसेस हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दूसरे पार्ट होता है, दूसरी टाइप होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में ये है और हम लोग क्या करते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनकर आगे भेजते हैं और वही नुमाइंदे जिनको हमने चुना होता है दोस्तों वो हमारी बात आगे रखते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दोस्तों। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी डेमोक्रेसी की बात करता है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता है दोस्तों। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, जहां पर एग्जीक्यूटिव अपने सारे एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। तो ये एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो कानून को इंप्लीमेंट करता है और लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं। तो जब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्शंस को लेकर, अपने डीड्स को लेकर, जो भी वो पॉलिसी बना रहा है, अगर वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक दोस्तों। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। अगर हम रिपब्लिक का उल्टा देखें तो रिपब्लिक का उल्टा जो वर्ड है वो है मोनार्क। तो रिपब्लिक क्या है दोस्तों, रिपब्लिक मैंने लिखा हुआ है कि रिपब्लिक वो कंट्री होती है जहां पर जो हेड होता है उस स्टेट का वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना हुआ होता है। तो लिखा हुआ है मैंने, रिपब्लिक क्या है दोस्तों, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली चुना हो चाहे वो इनडायरेक्टली चुना हो, पर चुना हुआ होना चाहिए। उसका उल्टा होता है एक वर्ड मोनार्क। मोनार्क में आपको पता है राजा जो होता है वही सर्वप्रथम होता है, वही माई बाप होता है राजा, और राजा को कोई नहीं चुनता दोस्तों। अगर आप राजा को बोलोगे कि हम इलेक्शन कराएंगे तो वो आपका गला काट देगा दोस्तों। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। यहाँ पर हम अपना जो हेड है उसको चुनते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चुने चाहे इनडायरेक्ट चुने। तो जो हमारा हेड है, नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट साहब, उनको हम इनडायरेक्टली चुनते हैं दोस्तों। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। नेक्स्ट है जस्टिस। जो वर्ड है आपके प्रियम्बल में वो सोशल जस्टिस की भी बात करता है दोस्तों, वो इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करता है, वो पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करता है। और जो आइडिया है जस्टिस का, हमने रशियन रेवोल्यूशन से आया है ये वर्ड, और रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था दोस्तों। तो वहाँ से हम इंस्पायर हुए हैं। सोशल जस्टिस की बात करें तो जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की है ताकि वो भी लोग हम बराबर हो जाएँ। तो सोशल जस्टिस की बात है। इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात हो रही है कि जैसे आपको पता है हम लोग
बोलते हैं कि इस देश में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। तो बराबर बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, अमीरों पर हमने टैक्सेशन की पावर लगा दी है और गरीबों को हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कैश इन हैंड दे रहे हैं और भी बड़ी सारी स्कीम्स का उनको फ़ायदा दे रहे हैं ताकि वो लोग भी बराबर हो जाएं। तीसरा है पॉलिटिकल दोस्तों, तो कोई भी इंसान यहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों, वोट दे सकता है, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए दोस्तों। ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात है और ये इंस्पायर्ड, ये जो आइडियाज़ थे इंस्पायर्ड थे रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, जहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी और वहाँ पर क्रांति लाई थी दोस्तों। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, उसको हम किसी दिन और फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दोस्तों। ये तीन वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हैं दोस्तों। हमने पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 के बीच में हुआ था, वहाँ से इन वर्ड्स का जन्म हुआ था और हमने वहाँ से बोरो किया था दोस्तों। तो इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी हमारा प्रियम्बल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इक्वालिटी भी हमारी सिविक इक्वालिटी की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक फंडामेंटल राइट्स में, 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स में सिविक इक्वालिटी की बात करी हुई है। पॉलिटिकल इक्वलिटी की भी बात की जाती है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 325, 326। आर्टिकल 325 में क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स में इंसान सिटीजन का नाम होना चाहिए, उसको हम भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, रिलीजन के आधार पर उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 326 क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दोस्तों, कि हम लोग लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डाल सकते हैं। 18 साल के अगर हो जाएंगे तो हम लोग वोट डाल सकते हैं, किसी को भी ये ऐसा नहीं है किसी को इससे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी की हुई है दोस्तों। तो जो आपकी इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब आर्टिकल 39 क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करती है। और फ्रेटर्निटी वर्ड जो है वो इंटीग्रिटी वर्ड है, वो फ्रेटर्निटी वर्ड सेम है दोस्तों। ब्रदरहुड की बात की जाती है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A उसमें भी हमें ब्रदरहुड की बात करी है। और जो ये फ्रेटर्निटी वर्ड है, जो इंटीग्रिटी वर्ड है, हमने बाद में जोड़ा है अपने प्रियम्बल में। कौन सी अमेंडमेंट करके जोड़ा है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 करके जोड़ा है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है दोस्तों। तो ये दुविधा उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो समय समय पर कोर्ट्स ने अपना फैसला सुनाया और वो क्या फैसला सुनाया है। पहला केस क्या था, बेरूबरी यूनियन केस। ये 1960 में ये केस हुआ था, बेरूबरी यूनियन केस दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दोस्तों कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है दोस्तों। याद रखना, बेरूबरी यूनियन केस में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। फिर इस ओपिनियन को चेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस हुआ केशव नंदा भारती केस दोस्तों 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रियम्बल जो है आपका अब से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद समय समय पर और भी केस आए, जैसे LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा दोस्तों। आप देख रहे हो, बोर्ड पे फोकस करना, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट में आपको लिखना है कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। याद रखना, जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, अगर उसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो। बट जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जितने भी फीचर्स लिखे हुए हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है दोस्तों। तो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रियम्बल है वो दोस्तों वो नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट है, प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर को कोई भी सोर्स नहीं देता पावर का, ना ही उसको रोकता है कि वो अपने पावर्स को यूज़ करे दोस्तों। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। एक केस हुआ था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसमें ये दुविधा थी कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल में हम चेंज ला सकते हैं, पर कुछ शर्तें रखी। वो शर्त क्या होगी दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस पर फोकस करना। इस केस में क्या बोला, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। कि आप प्रियम्बल को अमेंड करो, शौक से करो, बट आप प्रियम्बल के बेसिक फीचर्स को हार्म नहीं पहुँचाओगे चेंज करते समय। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक प्रियम्बल। आई होप आपको ये पढ़ने में मज़ा आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।